क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 जो क्वेश्चन है, पढ़ना, कोई रीड आउट करो क्वेश्चन कौन सा है, रीड आउट करो, तब तक मैं निकालती हूँ क्वेश्चन वगैरह जो है ना। मैम मैं पढ़ देता हूँ। Although number 7 yes ma'am, although very useful in a large number of cases, the octet rule has many exceptions. Give 2 examples to support this statement. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, प्राची आ चुकी है। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि काफी सारे एग्जाम्पल जब हम देखते हैं, मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, तो काफी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिसमें कि ऑक्टेट रूल का वायोलेशन हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन बोल सकते हो आप उसको। 2-3 एग्जाम्पल दो, क्या क्या एग्जाम्पल दो? मैम NO और FS6। हाँ, बहुत कुछ है। एक तो आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल, पॉजिटिव डेविएशन दिखा सकते हो, नेगेटिव डेविएशन आप दिखा सकते हो। क्लियर है? आप फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बारे में बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 17 जो है, इसे हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल कह सकते हैं, या फिर ऑक्टेट रूल का वायोलेशन कहाँ-कहाँ पे दिखता है, ऑक्टेट रूल का वायोलेशन कहाँ-कहाँ पे दिखता है। तो क्या लिखोगे आप? वायोलेशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल। वायोलेशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल से वायोलेशन होता है, कहाँ-कहाँ पे होता है? सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था मुझे बताओ, आपको याद होगा, प्लीज फटाफट से बताइए। पॉजिटिव डेविएशन में आपने क्या क्या पढ़ा? बोलो। पॉजिटिव डेविएशन मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, इसके अंदर आ जाएगा PCl5 SF6 IF7 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे आ जाएंगे पॉजिटिव डेविएशन। का मतलब है सेंट्रल एटम के पास इसके 10 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम में कि चारों तरफ, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मींस मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पॉइंट, नेगेटिव डेविएशन, आप सब ये जानते हो क्या होता है नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या क्या है? 8 electrons. Less than 8 electron in the outermost shell of the central atom, that is BC, BF3, BF3, AlCl3, BeCl2, etc. 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 अब ले सकते इसका एग्जाम। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या आता है मेरा? थर्ड पॉइंट है odd electron. odd electron molecule. Yes, odd electron molecule. ये भी 3 और भी खूब सारे डेफिनेशन इसके हैं ऑक्टेट रूल से। इसका एग्जांपल बताओ हिमसब्री। NO डॉट, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब है NO मॉलिक्यूल जब भी हम लेते हैं तो इसके ऊपर एक सिंगल डॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इसे कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कहीं पे अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है तो 100% वो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेगा। और एग्जांपल आपको दिया था NO2 डॉट भी है, चेक कर लो एक बार। आपको अगर लिखना है तो आप डॉट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। आप NO2 कहोगे, अंडरस्टूड है कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, बट द फैक्ट इज दैट कि NO मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन आता है और NO2 में भी नाइट्रोजन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल है, आप इसको दे सकते हो। और भी लिमिटेशन क्या है कि जेनॉन जो है वो इनर्ट गैस होते हुए भी उसके बाहर तो ऑलरेडी जेनॉन इज एन इनर्ट गैस, उसके बाहर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, दैट इज आल्सो अ वायलेशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल। ठीक है, इट मींस द फोर्थ पॉइंट इज जेनॉन है
इनर्ट गैस होते हुए भी ये कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, XeF2, XeF4, XeF6 etc. ये कंपाउंड फॉर्मेशन करता है. दिस इज आल्सो वायलेशन. So these are some violations from octet rule. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आप इसका खूब सारे एग्जांपल दे सकते हो. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद पढ़ूं? है बुक है, मैं पढ़ लेती हूँ, फटाफट हो जाएगा. Which of the following molecules is super octet? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो सुपर ऑक्टेट हैं? बहुत अच्छा. क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following molecules are associated with the super octet state? तो पूछा गया है किस किस का सुपर ऑक्टेट है. CO2, ClF3, SO2, IF5. CO2, ClF3, SO2, IF5. Can you please tell me? मैम ClF3. ClF3 बहुत अच्छा है, ये सुपर ऑक्टेट है. और IF5. IF5 is also super octet state. IF5 जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है ये भी सुपर ऑक्टेट स्टेट में माना जाएगा. मैम यस. मैम जैसे SO2 है तो उसके मैम एक साइड पे मैम डबल बॉन्ड बनेगा और एक में सिंगल ना. हाँ, SO2 में इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा. ओके मैम. ठीक है. और ये सुपर ऑक्टेट नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली आर्ट हो रहा है इसका. क्लियर है. तो सुपर ऑक्टेट कौन कौन है? ClF3 जो है ये सुपर ऑक्टेट है. एंड 7 में से मेरा 4 जाएगा उसमें, तो 4 मेरा इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से मैं बना सकती हूँ. क्लियर है. ओके. Yes, ma'am. You can call it a T-shaped molecule. It is a T-shaped molecule. Definitely आप कैलकुलेट कर लो क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के बाहर. सो इट इज आल्सो अ सुपर ऑक्टेट स्टेट. 8 से ज्यादा मतलब सुपर ऑक्टेट हो जाए. ठीक है. आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. सुपर ऑक्टेट का मतलब है सेंट्रल एटम के चारों तरफ 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे. दैट स्टेट इज नोन एज सुपर ऑक्टेट स्टेट. क्लियर है. सुपर ऑक्टेट स्टेट अगर मैं लेती हूँ तो दिस इज द सुपर ऑक्टेट स्टेट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 है CO2 and SO2 both are triatomic molecules but there is a big difference in their dipole moment. Explain. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में माने जाते हैं. इसको मैं रब कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि CO2 और SO2 में इन दोनों के बीच में डायपोल मोमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है. मैम CO2 का तो 0 हो जाएगा और मैम जो SO2 का मैम नेगेटिव में चले जाएगा. नेगेटिव नहीं, SO2 का बहुत अच्छा डायपोल मोमेंट बनने वाला है क्योंकि लोन पेयर आ गया ना. ये तो SO2 है. क्लियर है. तो मैं इसको थोड़ा रब कर लेती हूँ, फिर हम चलेंगे आगे. डायपोल मोमेंट में डिफरेंस क्यों है बोला पूछा गया है. दोनों के दोनों तो ट्राई एटॉमिक है. CO2 भी ट्राई एटॉमिक है. आप चेक करो CO2 और SO2. ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है मेरा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. 19. दोनों ट्राई एटॉमिक है. दोनों में 3 एटम है. बट इसका डायपोल मोमेंट बहुत अच्छा खासा रहता है, बट इसका डायपोल मोमेंट नहीं होता है. तो ये डिफरेंस क्यों है? बिकॉज कार्बन इस तरीके से CO2 फॉर्मेशन करता है और SO2 जो फॉर्मेशन होता है इस तरीके से थोड़ा सा बैंड शेप ले लेता है. क्लियर है. यहाँ पे सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं. सिंपल इसका अगर आंसर आपको मैं वन वर्ड में बताऊं तो द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन SO2 मॉलिक्यूल इज द आंसर.
यहाँ पे कार्बन जो सेंट्रल एटम है इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ का जो डाइपोल मोमेंट बनता है दैट इज कैंसल्ड आउट बाय दिस डाइपोल मोमेंट एंड द नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। बट यहाँ पे भी SO है और ये SO है, दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों कैंसिल आउट भी कर जाते हैं अगर स्ट्रेट लीनियर होते तो। ये लीनियर शेप है, मैं आपको बता देती हूँ, दिस मॉलिक्यूल इज लीनियर, आपको लिखना पड़ेगा। और ये बैंड शेप है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट सल्फर। ठीक है, सल्फर के ऊपर लोन पेयर का आ जाना इस मॉलिक्यूल को बेंड बना देता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट डेफिनाइट होता है, डेफिनाइट डाइपोल। ठीक है, तो इसका डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। ध्यान रहे, ये बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान रख लो इसको कि जब सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर आ जाएगा तो चांस नहीं है कि डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, कभी नहीं होता है। मैम कोई भी मॉलिक्यूल कोई वैल्यू तो नहीं होती ना वैसे SO2 के मैम? इसकी वैल्यू होती है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, इसका SO2 का जो वैल्यू है मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। आप चेक कर लेना एक बार, इसका जो वैल्यू है SO2 का कितना बन रहा है डाइपोल मोमेंट का। इसका कैलकुलेशन होता है बेसिकली, हमें वही μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा का रूट करके अगर हमें कहीं से μ1 μ2 मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट। कैसे बनेगा नेट डाइपोल मोमेंट, कैसे बनेगा इसका नेट डाइपोल मोमेंट, कैसे निकाला जाता है? ये लोन पेयर है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा, लोन पेयर का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा, इसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो भी नीचे की तरफ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, ये भी ऐसे डायरेक्शन में है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्टिव हो जाएंगे। इसका इन दोनों का नेट यहाँ पे आएगा नीचे, ये इसका है, ये इसका है। ऐसा डायरेक्शन मैंने क्यों दिया? बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ एरो हेड होता है, तो इन दोनों में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी तरफ एरो हेड रह गया, ऐसे डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट हो गया। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऐसे चला गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इट विल कम दिस वे, ऐसे इस तरीके से डाइपोल मोमेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। अब ये जो बॉन्ड मोमेंट है, ऑर्बिटल बॉन्ड मोमेंट कहते हैं इसको, लोन पेयर बहुत जबरदस्त एक बॉन्ड मोमेंट दिखाता है, डाइपोल मोमेंट दिखाता है। ठीक है, तभी तो जहां पे लोन पेयर आ जाता है सेंट्रल के ऊपर, स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है या डिस्टॉर्टेड हो जाता है। क्लियर है? इसका बॉन्ड मोमेंट ऊपर है, इसका ऊपर है और इसका नीचे आ गया, तो इन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, सो दे आर सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। तो हम माइनस करके एक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? सीधा आपको इसमें इतना कुछ नहीं लिखना है, सीधा लिखना है SO2 में सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर है, दिस इज द रीजन व्हाई। हाँ, H2O का भी वही है, बट H2O में क्या रीजन क्या होता है, H2O का तो और भी स्ट्रॉन्ग जाता है बेटा, 2 लोन पेयर है, जबरदस्त ऊपर की तरफ रहता है इसका। यहाँ पे एक लोन पेयर है SO2 में, बट H2O में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर आता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट दिखाता है। दूसरा क्या है, इसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ रहेगा। आप सोच लो अगर दोनों ऊपर की तरफ रहेंगे तो इनका रिजल्टेंट भी ऊपर की तरफ रहेगा, डेफिनेटली इनका रिजल्टेंट भी ऊपर की तरफ रहेगा। साथ में ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऊपर की तरफ रहेगा। ये भी इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऊपर, इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऊपर, तो ये एक ही डायरेक्शन में एडिटिव हो जाएंगे। आपको पता है वाटर का डाइपोल मोमेंट 1.85 डिवाइड होता है द मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल इज हाईली पोलर, ये तो बहुत कम रहेगा क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, यहाँ पे दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो ये एडिटिव हो जाता है फोर्स जो डाइपोल मोमेंट है। ये बहुत हाईली पोलर मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? आप इसका भी ढूंढोगे, आपका इसका भी डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 19 के बाद चलते हैं। 19 के बाद जो क्वेश्चन है
Compare the H and H bond angle in the following molecule and ions. अच्छा ठीक है, आपको पूछा गया है कि 3 मॉलिक्यूल है NH3, NH4 प्लस और NH2 माइनस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैम जिस पे लॉन पेयर होता है उसका बॉन्ड एंगल छोटा होता है। हाँ, उस तरीके से आप जा सकते हो। मुझे मिला है NH3 मिला है, NH4 प्लस मिला है और NH2 माइनस मिला है। क्लियर है? ओके अच्छा, अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनने वाला है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है। बहुत अच्छी बात यह है कि तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 जा रहा है। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर लेना VSEPR थ्योरी से, फॉर्मूला डाल के इसका अभी sp3 बन रहा है। आपको आता है चेक करना? Yes, ma'am. ओके, सो sp3 तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिखा रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन का इस तरीके से एमोनिया बनता है। ठीक है, एक लोन पेयर रहता है NH4 प्लस में ऐसे एक भी लोन स्ट्रक्चर, पेयर नहीं रहता। हाँ NH4 प्लस में ऐसे रहेगा। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे दो लोन पेयर रहेंगे। बहुत अच्छा, 2 लोन पेयर रहेंगे। तो आप एंगल उस रिगार्डिंग भी बोल सकते हो। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसका 109 डिग्री पूरा स्ट्रेट आएगा। टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल बिल्कुल लोन पेयर नहीं है, 109 डिग्री। और एमोनिया का कितना आता है, एक लोन पेयर के साथ थोड़ा सा इसका एंगल हट जाएगा, 107 डिग्री आपको पता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर आ गया। 2 लोन पेयर के साथ साथ एंगल और थोड़ा घट जाएगा, लगभग 104 डिग्री के आसपास ये आ जाएगा। आप मुझे बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल को रिजेंबल कर रहा है ना? यस मैम। ये वाटर मॉलिक्यूल को रिजेंबल कर रहा है, अभी आपको बना के दिखाया था मैंने। वाटर मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अगर ये आपका NH2 माइनस जो है, इसके ऊपर भी नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर के बढ़ने के साथ साथ एंगल घटता जाता है। 109 डिग्री नो लोन पेयर, 107 डिग्री 1 लोन पेयर एंड 104 डिग्री 2 लोन पेयर। तो आप अभी उसको अरेंज कर सकते हो बॉन्ड एंगल में। यस मैम। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH4 का, उसके बाद एमोनिया का, फिर NH2 माइनस का। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आउट ऑफ HH एंड ClCl bonds which is expected to have higher bond enthalpy and why? ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको मैं अभी रब करने जा रही हूँ। ठीक है, अगर आपने सारा लिख दिया है तो मैं रब कर रही हूँ उससे। Yes, ma'am. Done. ओके, अच्छा, एंट्रेंस के जो बच्चे हैं, आज एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा मेरी तबीयत में ठीक नहीं रही। आपको मैं ये टेस्ट पेपर आज अपलोड मैंने नहीं करा है एंट्रेंस का। तो आपने जीआरबी करा है एंट्रेंस के बच्चे? यस मैम। यस, यस जीआरबी मैम। करा है आपने। तो अगर आपने जीआरबी करा है तो डाउट वगैरह आया होगा उसमें। आज एक काम करते हैं, पूरा जीआरबी का सारा डाउट तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत टाइम लेता है डाउट क्लियरिंग भी। आज रात को आपको मैं अपलोड कर दूंगी एक टेस्ट पेपर, और आधा घंटा 1 घंटा आज एंट्रेंस की क्लास में रखूंगी। उसमें आपको जो डाउट है आप मुझे पूछ लेना एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, आपने जीआरबी अगर करा है तो डाउट निकला होगा ना, तो देख लेते हैं कुछ एक डाउट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जागृत ने भी तो करा है, कुछ क्वेश्चंस कर रहा है जागृत? यस मैम, बहुत ही कम किया, हम सारे किए नहीं। बहुत कम क्या, देख लेते हैं। आज मैं कुछ आपको बता दूंगी कंसेप्ट वगैरह जैसा है, थोड़ा बहुत हम चल देख लेंगे। ठीक है, मैम तो आप एटॉमिक हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। स्ट्रक्चर के ना। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंटरेस्ट चल रहा है अभी आपका। तो आप एक काम करना, सीबीएसई बच्चे लीव कर जाना और जो एंट्रेंस के बच्चे हैं वो रुक जाना क्लास के बाद। मैम कल आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजे नहीं थे। हाँ, मैं एक्चुअली बहुत रात एक्चुअली ना, बहुत काफी लेट नाइट, तो मैं एक्चुअली भेज नहीं पाई क्वेश्चन। और सुबह भी फिर मेरा फोन जो है, तबीयत भी ठीक नहीं रही और फोन भी फ्री नहीं रहा, तो कुछ काम आ गया, बिजी रह गई मैं, तो मैंने भेजा नहीं। तुमने कुछ क्वेश्चंस करे कि नहीं करे? करे ना? हाँ मैम, कर रहा था। हाँ, ठीक है, नहीं मैं भेज दूंगी, आज भेज दूंगी। आज मैं टेस्ट पेपर भी अपलोड करूंगी एंट्रेंस का, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी भेज दूंगी, प्रैक्टिस कर लेना उससे, हो जाएगा। और बस एक बात मुझे आप सबसे कहनी है कि क्लास मिस नहीं करना है, रेगुलरिटी रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा,
कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज टेल मी H सिंगल बॉन्ड H और Cl सिंगल बॉन्ड Cl में से किसकी एंथैल्पी ज्यादा है, किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, ये पूछा गया है। आउट ऑफ H एंड Cl bonds which is expected to have higher bond enthalpy, किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी इन दोनों में से? हाइड्रोजन। 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 व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ कम है, छोटा है। बहुत अच्छा। हाइड्रोजन छोटा एटम है, ये भी छोटा एटम है। जब इनका बीच का बॉन्ड बनता है तो लेंथ इतना छोटा सा होता है। क्लोरीन का जब बॉन्ड बनता है तो क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है, तो इनका जो बॉन्ड होता है काफी लेंथी बॉन्ड होता है। अब आप मुझे बताओ, छोटा बॉन्ड को तोड़ना इजी है या बड़े बॉन्ड लंबा बॉन्ड को तोड़ना इजी है? मैम बड़े बड़े बॉन्ड को को। तोड़ना। बड़े को तोड़ना। रस्सी है, एक छोटा सा रस्सी है, आप छोटे से रस्सी को ऐसे तोड़ोगे वो इजी है, या लंबा एक रस्सी है आप उसको तोड़ोगे तो इजी है? मुझे बताओ। मैम लंबा लंबे। डेफिनेटली जो लेंदी जो थ्रेड है या कुछ भी है, तो आप जब उसको तोड़ोगे तो क्योंकि इजी है। सिमिलरली बॉन्ड लेंथ जब लेंदी हो जाता है, लॉन्ग बॉन्ड लेंथ जब हो जाता है, बॉन्ड का लेंथ जब बढ़ जाता है तो एंथैल्पी घट जाती है। यहाँ पे कंसेप्ट ये भी आता है कि बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड लेंथ के बढ़ने के साथ साथ एंथैल्पी घट जाती है। दोनों का इनवर्स रिलेशन है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर क्या होगा? मैम हाइड्रोजन। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। इसका छोटा सा बॉन्ड लेंथ है तो इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट्स व्हाई इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22. Why are dipole moments of CO2, BF3, CCl4, PF5 and SF6 are 0? कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, इनका डाइपोल मोमेंट क्यों 0 होता है, ये पूछा गया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है? मेरे पास काफी सारे मॉलिक्यूल हैं, CO2 है, BF3 है, और भी कई सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे दिए हैं। CCl4 है, PF5 है, SF6 है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है? इनका डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होता है? इनका डाइपोल मोमेंट इसलिए 0 होता है, एक तो सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें से किसी में भी सेंट्रल एटम के ऊपर आपको लोन पेयर नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल इनकी जो शेप होता है बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री लेती है, और इसके सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर भी नहीं होता है, तो इंडिविजुअल जो इनके बॉन्ड मोमेंट डाइपोल मोमेंट है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट करती है एक दूसरे को। तो कैंसिल आउट करते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 बन जाता है। आपको एक दो एग्जांपल यहाँ से बता देती हूँ मैं। एक तो तीन कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी सो दैट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। कब होता है देखो, सबसे पहला जो केस है डाइपोल मोमेंट 0 होने का, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं होने चाहिए। इसमें से किसी के भी पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा रेगुलर ज्योमेट्री होनी चाहिए। इन सब का रेगुलर ज्योमेट्री है, ये है आपका, ये आपका आ जाएगा, ये sp आ जाएगा, ये sp2 आ जाएगा, ये sp3 आ जाएगा, ये sp3d आ जाएगा, ये sp3d2 आ जाएगा। आपको अगर हाइब्रिडेशन वाइज आपको चेक करनी है तो ये sp है, ये sp2 है, ये sp3 है, ये sp3d है, और ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। साथ में सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर भी नहीं है, मतलब 100% रेगुलर ज्योमेट्री है। ऐसे केसेस में और एक थर्ड पॉइंट आपको क्या चेक करना है, सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए। सेम है, 2 ऑक्सीजन है, 3 फ्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, 5 फ्लोरीन है और 6 फ्लोरीन है। तो जो सराउंडिंग आइटम्स होते हैं सिमिलर होनी चाहिए। इतना कुछ होने के बाद 100% डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जैसे कि इसमें ले लेते हैं। स्पर्श आ गया है आज क्यों? अच्छा ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, सेंट्रल के ऊपर लोन पेयर भी नहीं है, दोनों सिमिलर ग्रुप साइड में जुड़े हुए हैं। तो
तो इसका जो डाइपोल मोमेंट बनने वाला है और इसका जो डाइपोल मोमेंट बनने वाला है इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड नेट डाइपोल मोमेंट बिकम्स 0, mu is equal to 0. Similarly BF3 का ड्रॉ करोगे, yes this is BF3. Excuse me. This is BF3. BF3 में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और सेंट्रल के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, साथ में तीनों ग्रुप बिल्कुल इक्वल हैं. तो इसका जो डाइपोल मोमेंट बनेगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट बनेगा और इसका जो डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ बनेगा, तीन डाइपोल मोमेंट बिल्कुल इन दोनों का रिजल्टेंट के साथ अगर मैं इसको लेती हूँ तो पूरा इक्वल एंड अपोजिट बनेंगे और यहाँ पे भी नेट म्यू 0 बन जाएगा. सिमिलरली बाकियों का भी वही है जो केस मैंने अभी आपको बताया है, 2-3 पॉइंट बताया है. डाइपोल मोमेंट 0 होने के लिए सबके पास डाइपोल मोमेंट 0 बन जाएंगे. ठीक है, आपको यहाँ पे ये लिखना है द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे कैंसिल आउट ईच अदर टू फॉर्म म्यू इज इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं. द मॉलिक्यूल SO2 हैज डाइपोल मोमेंट. इज द मॉलिक्यूल लीनियर और बेंट? अच्छा, गिव रीजन. द मॉलिक्यूल SO2 हैज डाइपोल मोमेंट पूछा गया है. मॉलिक्यूल SO2 का डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है. ये मॉलिक्यूल लीनियर है या बेंट है? सबसे पहली बात, जिसकी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है वो लीनियर हो ही नहीं सकता. तो SO2 क्वेश्चन नंबर 23 जो है, तो ये पूछा गया है कि SO2 का डेफिनेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है. तो ये मॉलिक्यूल जो है लीनियर है या बेंट है? 100% बेंट स्ट्रक्चर है. जिसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है वो कैसे लीनियर हो सकता है? ये लीनियर है. इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, ये लीनियर है. तो जिसका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है वो लीनियर नहीं हो पाता है. क्लियर है? ओके. मैम दूसरा रीजन ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये लोन पेयर कंटेन करता है. The reason is that because it contains a lone pair at sulfur atom. This is the reason. This is the reason why this is bad. Okay. अच्छा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Why is orthonitrophenol still volatile whereas p-nitrophenol is not? अच्छा ठीक है. आपको मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया है क्या? अभी तक नहीं पढ़ाया ना? नो हाइड्रोजन मैम. बॉन्डिंग No, ma'am. पढ़ाया नहीं ना? ठीक है. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद तो ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा पूरा, थोड़ा बहुत बचा है. मैं भी भूल गई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो या फिर स्टेट सबमेटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ सकते हो. बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग का ही एक छोटा सा पोर्शन है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, तो एक काम करेंगे, आपको जिस दिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाऊंगे ना, ये ओ नाइट्रोफेनॉल, ये पी नाइट्रोफेनॉल, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बट अगर आपको अभी बताऊंगी ना, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे. सो लेट्स प्रोसीड. ये वाला क्वेश्चन मैं रख देती हूँ. ठीक है, आपको बता दो पहले मैं स्टेट. हाँ यस, हम आज ही हाँ बता यस. दो. अच्छा, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानना चाहते हो तो चलो मैं बता देती हूँ. मैम पूछ लो सबसे, मैं तो अकेले का एडवांस. हाँ देखो देखो, Yes, आप ma'am. रेडी है. आप नहीं, सुनो, आप अगर चाहते हो कि मैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स जिस दिन स्टार्ट करूंगी उससे 15 मिनट लगेंगे पढ़ाने के लिए, उससे पहले अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा दूं चलेगा. उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर्स स्टार्ट करेंगे. आज थोड़ा क्वेश्चंस हो जाना चाहिए. ओके मैम, फिर क्वेश्चन से करा दो. हाँ, बट मुझे कराना है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट. आपको चाहिए भी आगे तक. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे, क्लास 12 का सेकंड वॉल्यूम